Kepler's third law, law of time periods is called Boltzmann. Kepler's third law, law of time periods. हम ये जो घर से हैं ठीक है ना यार, नेटवर्क क्योंकि नेटवर्क पर नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। कुछ बता दें घर से, ऑडियो वीडियो सही है, आवाज नहीं, एक तो बता दो तो पता लग जाता है। कनेक्ट तो हो गया ना? है ना? तो इसकी बात हम कर लेते हैं, तो अटेंडेंस भी ले लेते हैं। Kepler's third law, law of time periods. फर्स्ट क्या था? Kepler's फर्स्ट लॉ हमने कहा था law of orbits. ट्रू? law of orbits. और ऑर्बिट कैसे होती है? इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल। सेकंड लॉ के बारे में आपको क्या पता था? law of areas. सेकंड लॉ मतलब law of areas. area swapped by line joining to sun and planet swaps equal area in equal time intervals. area हो गया, तो आज है law of time periods. थर्ड लॉ मतलब law of time periods. ठीक है, तो आपको भी पता है, शायद याद आ जाएगा, मैं कहूंगा तो एडमिट करो क्या कि जो प्लेनेट सन के नियर है वो अपना एक ट्रिप कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा, और जो प्लेनेट अर्थ से सन से ज्यादा दूर है उनको सन का एक साइकिल पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है, और प्लेनेट को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम क्या होता है? 1 ईयर। उस पर्टिकुलर प्लेनेट का 1 ईयर, जिससे अर्थ का 1 ईयर कितना है? 365.25 डेज। ये अर्थ का 1 ईयर, सही बात है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सन के पास वाले प्लेनेट की बात करें, मरकरी का 1 ईयर छोटा है, और हमसे जो दूर प्लेनेट है जुपिटर की बात करें उनका 1 ईयर और भी बड़ा है। जिनका ऑर्बिट बड़ा है उनका ईयर भी बड़ा है, ज्यादा दिन लगते हैं। ओके, तो अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको दिखाएं कुछ इस तरह की होगी, इसको और थोड़ा सा सही करें। इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो एक्सिस होती है, थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। स्टैंडर्ड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको बनाकर और फिर दो डेफिनेशन, दो एक्सिस आपको बता दें। अभी भी थोड़ा सा इंक्लाइन है, देखिए ये इसका एक एंड बोल दूं, ये दूसरा है। आप इसको ना हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है और यहाँ पर एक दूसरी डॉटेड लाइन, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देंगे। ये डॉटेड लाइन, ये अप्रोक्सीमेशन। तो जिस इलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइन, अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है। एक और लाइन है देखिए यहाँ पर, और ये वाली वर्टिकल लाइन इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस ए, और इसको हम क्या कह सकते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ से नेमिंग करके आपको बता दूं, दैट नेमिंग करके हम बात करते हैं AB, तो AB क्या है? AB इक्वल टू होता है 2A। तो AB को कहते हैं मेजर एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस, मेजर एक्सिस। और लेट इस लाइन को भी हम कंटीन्यूअस कर दें, लेट इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं CD। एक्चुअल में CD इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ स्मॉल d, और CD क्या है? मेजर एक्सिस। CD क्या है? मेजर एक्सिस। स्मॉल b क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। स्मॉल a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो हाफ को हम कह देते हैं सेमी, और AB है कंप्लीट, CD है कंप्लीट। तो इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता। सर्कल में हम कहते हैं डायमीटर, 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 रेडियस का डबल डायमीटर। बट इलिप्स में दो एक्सिस डिफाइन की जाती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है,
राइट साइड, राइट साइड में डायग्राम। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। लॉ की अब बात करेंगे हम। इलिप्स के दो एक्सिस आपको समझा दी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब बात करते हैं लॉ क्या है। तो कैपिटल टी इन जनरल, कैपिटल टी से हम किसको डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड। सन के अबाउट एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के जो टाइम लगता है, यहाँ से स्टार्ट करके एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के जितना भी टाइम कंज्यूम होता है वो क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑर्बिट। ठीक है, तो उस टाइम की हम बात करेंगे इस लॉ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ orbiting, the square of time period of orbiting of a planet about the sun is always proportional to cube of semi major axis, is always proportional to cube of semi major axis, semi major axis। तो जिस प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट की, जिस प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस बड़ी होगी उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। टाइम का स्क्वायर एक क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो ये किसने पता लगाया था ऐसा कॉम्प्लिकेटेड का? कैप्लर ने खूब स्टडीज की, काफी स्टडीज की और फाइनली वो इस कंक्लूजन पर भी पहुंचा। ठीक है, तो अब लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ, the square of time period of the square of time period of revolution, the square of time period of revolution of a planet, the square of time period of revolution of a planet about the sun, of a planet about the sun is always proportional to, is always proportional to, is always proportional to cube of semi major axis, is always proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit, of the elliptical orbit, of the elliptical orbit, of the elliptical orbit, ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, और इलिप्टिकल होती है तो दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और ए से लेकर ई सेंटर तक सेमी मेजर एक्सिस। तो सीधी सीधी बात क्या हमें डाइजेस्ट होती है, क्या समझ में आती है कि जो प्लेनेट अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पर है उनको एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा ही लगेगा, ए ज्यादा होगा तो ई ज्यादा होगा, तो वो भी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। मतलब टी की बात करें, ओनली हम टी की बात करें तो टी किसके प्रोपोर्शनल होगा? a टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, लिखना नहीं लिख सकते हैं ना। तो जब a इंक्रीज होगा तो ज्यादा होना ही होगा,
और आप पता करना नेट पर इधर उधर। मरकरी जो है ना सन के सबसे नीचे, उसका 1 ईयर कितना है आप पाएंगे, उसका 1 ईयर कब है, क्योंकि वो बहुत छोटे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन के अबाउट घूम रहा है, सन के सबसे नियर। और हमारा हम जानते हैं 365.25 डेज, ये कैपिटल टी की वैल्यू है 365.25 डेज। इस टाइम में अर्थ सन के अबाउट एक कंप्लीट साइकिल पूरा करती है। ओके, ये बात हो गई। हाँ, आप लोग में से काफी बच्चों को पता होगा सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर का मीन डिस्टेंस सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं ना, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कितना है 1 एयू, कितना है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर या 15 मीटर। हाँ भाई, है ना। तो एक्चुअल में आप ये मान सकते हैं कि अर्थ के लिए सेमी मेजर एक्सिस जो है ना वो कितनी है 1.5 into 10 to the power 11। इसका क्यूब करो तब जाकर वो जो हमारा अर्थ का टाइम पीरियड है कैपिटल उसका स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की बात यहाँ पर कैपिटल ने कुछ भी नहीं बताई, प्रोपोर्शनल होता है ये पता। ओके, तो लॉस की बात तो हो गई, अब कुछ टॉपिक्स की बात हो रही है ना। तो बात करते हैं हम डेफिनेशन की। स्मॉल जी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Gravitational acceleration G, gravitational acceleration। तो डेफिनेशन एक चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन है, तो हमें इसको डिफाइन तो करना होगा। और मेरे ख्याल से आप बहुत पहले से 9th 10th से जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, 9th में बच्चे पढ़ चुके हैं। बट हमें हमारे नोट्स कंप्लीट कर दे तो हमें यहाँ भी इस चैप्टर में भी आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होता है। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg मास पर जो फोर्स है वो फोर्स ही क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर यूनिट इधर थोड़ा देखिए समझ में, एक बॉक्स है जिसका मास है कितना 1 kg। इस 1 kg बॉक्स को आप मून पर लेकर जाओ, है ना, तो इस 1 kg के बॉक्स पर मून कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स ही क्या है, वो फोर्स ही क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून। सेम 1 kg के बॉक्स को आप किसी दूसरे प्लेनेट पर लेके जाओ, है ना, उस प्लेनेट पर बॉक्स कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स ही क्या है ग्रेविटेशनल। ठीक है, और अगर बॉक्स 1 kg का नहीं है, बॉक्स का मास है m kg, तो तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहते हैं m into g। बट m की वैल्यू अगर 1 हो तो F इक्वल टू g हो जाएगा ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से आती है, जब हम m की वैल्यू 1 kg कर देते हैं तो F क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जनरल डेफिनेशन है। आप g पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा 9.8। ये जनरल है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, ये जनरल है। ठीक है, लिखिए the gravitational acceleration is defined by gravitational force is defined by gravitational force on a unit mass, gravitational force on a unit mass। तो इसका gravitational force on a unit mass। ओके, अब एक डेफिनेशन के बाद एक टॉपिक आता है स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन। या हम सीधा सीधा कहें स्मॉल जी का फॉर्मूला ही है। इसी टॉपिक में हम बात करेंगे
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने लिखी, ठीक है। अगर मैं किसी प्लेनेट का डायग्राम बनाकर, तो यहाँ पर आप प्लेनेट अर्थ सोच तो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि डिस्कशन अर्थ के लिए ही हो। जितने भी प्लेनेट है सभी का मास है, हर प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, तो अगर मैं किसी प्लेनेट का डायग्राम बना दूं, दिस इज अ प्लेनेट ऑफ मास m, इट्स सेंटर O, और सेंटर से r डिस्टेंस पर भी P पॉइंट है, O से P तक का डिस्टेंस कह रहा हूं। हाँ, इस प्लेनेट की रेडियस कितनी है? तो लेट इसकी रेडियस है, यहां दिखा देते हैं, कैपिटल R। प्लेनेट की रेडियस कैपिटल R, प्लेनेट का मास कैपिटल M है, प्लेनेट का सेंटर O है, सेंटर O से r डिस्टेंस OP इक्वल टू R, सेंटर O से r डिस्टेंस पर बाहर P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसकी हम बात करें, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हेडिंग लिखा हुआ है, डेफिनेशन हो गई। एक डायग्राम बना लो जो मैंने यहां बनाया है ना, स्मॉल g का फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। यहाँ P पॉइंट जो है ना, इस P पॉइंट पर एक बॉडी दिखाने वाला होता है, स्मॉल m मास की। यहाँ पर स्मॉल m kg का एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, यहाँ पर P पॉइंट, और P से O तक का डिस्टेंस में यहाँ दिखाई देगा R, P से O तक की हाइट जो है या डिस्टेंस जो है R। डायग्राम डन हो गया ना? ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसको यूज लेकर हम बहुत इजीली फॉर्मूला अवेलेबल करें, बहुत इजी। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें न्यूटन ने जो लॉ हमें दिया, क्या दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कुछ याद है ना आपको? कहा था दो पॉइंट याद कर लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.67 into 10 to the power -11 kg into मीटर स्क्वायर अपॉन कुछ था ना, kg into क्या था, न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम स्मॉल g का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे। देखिए देखिए डायग्राम, हाँ भाई कोई पीछे रह जाए तो बता दो, फिलहाल तो मेरे साथ मेरा भी टाइम लगना नहीं चाहिए। लिखिए, as shown in figure, as shown in figure, a body of mass m, small m लिखना, a body of mass m, a body of mass m is at r distance from, is at r distance from center of a planet, from center of a planet, from center of a planet of mass m, of mass m, अब m कैपिटल है, ठीक है। तो एक बॉडी है ऑफ मास स्मॉल m which placed at r distance from center of a planet of mass capital M, फुल स्टॉप हो गया यहाँ तक। देखिए, according to Newton, according to Newton, according to Newton, the gravitational force, according to Newton, the gravitational force on the body, according to Newton, the gravitational force on the body due to the planet, on the body due to the planet,
जी बस मैं ऐसे लिख देता हूँ बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है ना एफ जी, कैपिटल जी स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ट्रू, न्यूटन ने ऐसा ही कुछ बताया था, होता है ना m1 इनटू m2, एक है स्मॉल एम और दूसरा है खुद प्लेनेट। ट्रू, और r का स्क्वायर, ठीक है, o से b तक का डिस्टेंस r। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ जी इक्वल टू जी होता है कब, जब मास कितना हो 1 kg। ट्रू, ओके, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, according to the definition of gravitational acceleration, according to the definition of gravitational acceleration, when m equal to 1 kg, when m equal to 1 kg, then gravitational force equal to g, gravitational acceleration। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसको इक्वेशन 1 मैंने कोट कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, बताइए क्या हुआ। तो फोर्स के प्लेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल m के प्लेस पर 1 को हम लिखते नहीं है प्रोडक्ट में, तो स्मॉल g का फॉर्मूला आपके सामने है, स्मॉल g का फॉर्मूला आपके सामने। तो इस प्लेनेट के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस, सरफेस पर क्या होगा, ऑन सरफेस g एस कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है क्या, इस प्लेनेट की रेडियस दिख रही है आपको कैपिटल आर। तो अगर P पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहां पहुंच जाए सरफेस पर, तब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस से सेंटर पर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। तो सरफेस पर आप अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अर्थ का मास पता होना चाहिए आपको, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता रखी है, अर्थ की रेडियस आपको पता होना चाहिए, है ना। अर्थ का मास पता है किसी को, 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 kg, दिस इज मास ऑफ अर्थ। रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁶ मीटर, मीटर में बता रहा हूं। कैपिटल G की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 × 10⁻11। ये सारी वैल्यूज जब आप इस रिजल्ट में लिखेंगे, ये किसी भी प्लेनेट के लिए है, किसी भी प्लेनेट के लिए, तो आपको अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा। कभी टाइम मिलेगा तो फॉर्मूले को यूज लेना, और अर्थ के लिए ये जो डेटा आपको बताया है इसको यूज लेना। आपको 9.8 समथिंग मिलना चाहिए ना, जो हम हमेशा काफी हैं। तो दिस इज जनरल रिजल्ट। आप किसी भी प्लेनेट के लिए, आपको जुपिटर का मास, जुपिटर की रेडियस बता दें, तो आप जुपिटर के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में काम में। ओके गाइस, तो एक बात तो ये हो गई। चलो इससे अर्थ की हम बात करेंगे। अब हमारा जो स्टडी है वो अर्थ पर कंसाइज हो जाएगी, अर्थ के रिगार्डिंग। अर्थ के सरफेस से अगर हाइट बढ़ती है या अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ में जाते हैं, तब G की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए,
effect on gravitational acceleration, effect on gravitational acceleration due to height, due to height, effect on gravitational acceleration due to height, due to height। तो डायग्राम मैं यही यूज करूंगा, बस यहाँ पर मैं लिखूंगा एनी आरी, एनी मतलब मास ऑफ अर्थ, आरी मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और अब यहाँ आर की जरूरत नहीं है ना, तो ये तो है रेडियस, यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज आरी, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो दिस इज फॉर अर्थ। तो आपने लिखा है इफेक्ट ऑन g, इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट, तो अर्थ के सरफेस से हाइट है h। हाँ भाई डायग्राम बना दिया, एक छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं कैसे आप इसको करेंगे। डन हो गया तो अब लिखिए इसी के बारे में। The gravitational acceleration, the gravitational acceleration at some height h, the gravitational acceleration at some height h, at some height h from the earth's surface, at some height h from the earth's surface, from the earth's surface, g h, h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g h क्या होगा, g me अपॉन r e प्लस h होल स्क्वायर। पहले थोड़ा सोच लो ठंडे दिमाग से, हमने सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर लो। g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये m क्या होता है, मास ऑफ प्लेनेट, और ये r क्या होती है, प्लेनेट के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पर प्लेनेट कौन है, अर्थ, तो देखो m मास ऑफ अर्थ, O से लेकर P तक का डिस्टेंस सही लिखा है मैंने, r प्लस h, सही है। तो दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूले को यूज किया है, डायग्राम को देखकर हमने P पॉइंट पर कैपिटल स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा है, और स्मॉल g की यहाँ सबस्क्रिप्ट में स्मॉल h मैंने लिखा है, h हाइट पर ये g क्या है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पर g क्या होता है, इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at Earth's surface, gravitational acceleration at Earth's surface, at Earth's surface, g equal to g me upon r e square, g me upon r e square। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, तो ये स्मॉल g क्या है, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस तो अर्थ की रेडियस ही होगी, ये अर्थ के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मैं GH को देखूं तो मुझे लगता है GH कम होगा, देखो ना डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो GH कम ही होगा, ठीक बात। तो नेक्स्ट देखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, on dividing equation 1 by equation 2, gh upon g equal to g me upon r plus h whole square।
आर स्क्वायर। देखिए जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर आर प्लस एच होल स्क्वायर। सही है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, चलो पहले तो ये ठीक है ना, ये कैंसिल जी एम जी, सही है ना। देखो एक ट्रिक, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, जी एच इक्वल टू जी 1 अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। तो थोड़ा सोचकर बताओ क्या हुआ। ये जो आर ई स्क्वायर है ना, इसको डिवाइड करके, बिकॉज होल स्क्वायर है तो अंदर जाकर देख रहा है ना, होल स्क्वायर है तो आर ई पर अभी भी स्क्वायर है, ये आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। और अंदर देखें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जी एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एच हाइट, जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। जी एच इक्वल टू, सही बात, आर ई अपॉन आर ई 1 हो गया ना, आर ई अपॉन आर ई 1 हो गया। अब और देखिए इसके बाद से दो स्टेप और है, फिर एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल पावर -2। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, पर डिनोमिनेटर में पावर +2 है, ऊपर लाकर अब एक कंडीशन, अगर h की वैल्यू काफी कम हो, किसके कंपैरिजन में, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बट मैं आपको और इजी बता रहा हूँ, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है अर्थ की मीन रेडियस, बहुत ज्यादा है। अर्थ से, अर्थ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो मेन है वो क्या है, बुर्ज खलीफा है ना, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मान लो, है तो नहीं 1 किलोमीटर हाइट है, तो कहाँ 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, कहाँ 1 किलोमीटर, बहुत कम है ना। तो हम इन हाइट की बात करते हैं कि हम किसी माउंटेन के ऊपर चले गए तो कितना किलोमीटर चले जाओगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3, 1 2 3 4 बस। तो एच जो हम कैसे भी अचीव करते हैं, आप किसी एरोप्लेन में, हवाई जहाज किसी में भी बैठ रहे हैं, तो एच जो होता है वो ऑलवेज रेडियस के कंपैरिजन में कम ही होता है, ठीक है, कम होता है। तो अगर h कम है, आर ई बहुत ज्यादा है, तो आप इस रेशियो के बारे में क्या सोचते हैं, h अपॉन आर ई छोटा होगा या बड़ा होगा, h अपॉन आर ई बड़ा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो हम कहते हैं h अपॉन आर ई बहुत छोटा होता है। तो आपको एक बाइन्यूमल एक्सपेंशन बता रखा है सेकंड चैप्टर में, फिर बच्चों को नहीं पता होगा बाइन्यूमल एक्सपेंशन, तो उसके मैं दो स्टेप बताता हूँ, दो की ही जरूरत पड़ती है। 1 प्लस x और पावर n, अगर x की वैल्यू बहुत कम है, if x is very small as compared to 1, then 1 plus x to the power n equal to becomes 1 plus nx. This is called binomial expansion in case x is very small as compared to 1. तो यहाँ पर ऐसा केस आ गया, h बहुत छोटा होता है, h स्मॉल वैल्यू होती है r की कंपैरिजन में, तो h अपॉन r स्मॉल हो जाता है 1 से बहुत। तब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम यूज करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक फॉर्मूला लिख लेना, बिकॉज़ 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx, nx when in case x
इस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला बीच में बता दिया। इस फॉर्मूले को हमें यूज लेना कहां पर, यहां पर यूज लेना। तो 1 यहां दिख रहा है, 1 यहां भी दिख रहा है, यहां पर x दिख रहा है तो यहां पर h अपॉन r दिख रहा है x के प्लेस, ठीक है। यहां पर n है पावर और यहां पावर क्या है -2। इंपॉर्टेंट बात क्या है, x स्मॉल होना चाहिए, यहां पर h अपॉन r स्मॉल है, ठीक है। तो यूज लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। by using binomial expansion, तो देखिए g h क्या मिलना चाहिए, g ब्रैकेट आप बताइए 1 प्लस एन एक्स क्या लिखते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस 2 h अपॉन r n के प्लेस पर -2, n के प्लेस पर -2 और x के प्लेस पर h अपॉन r। In case h is small as compared to radius of earth, ये रिजल्ट आते हैं। तो इस रिजल्ट से आपको जल्दी आंसर मिल, जैसे आपसे कहते हैं अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, आप फटाफट पूछ लीजिए, है ना। आपको अर्थ के सरफेस पर g पता है 9.8, है ना, और h की वैल्यू बता दी मैंने 10 और r की वैल्यू आप जानते हैं, तो आपको मिल जाती है वैल्यू। ओके, अगर इसी फॉर्मूले से आपसे कहें चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके ही बताते हैं, यहां तक हो गया सबका। यहां तक पहुंचने में एक ही जगह थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो बहुत ऑर्डिनरी काम है। देखिए इक्वेशन 1 था कि हाइपर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2 क्या है सरफेस पर, यहां पर सरफेस पर एक्सेलरेशन। 1 को डिवाइड कर दिया 2 से और पहुंच गया यहाँ तक, आर अपन आर 1 हो गया और ऊपर पहुंचाया तो ये एक बार। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज लेकर आप यहां पर पहुंच जाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर इसमें आगे भी टर्म्स आती है बट आप नहीं लिखते क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी का पावर 2 पावर 3 नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस फॉर्मूले को यूज लेकर। तो इस फॉर्मूले को देखकर क्या पता लग रहा है, as h increases gh increases, थोड़ा देखो माइनस दिख रहा है मुझे तो बीच में 1 माइनस है ना, 1 माइनस, अगर h की वैल्यू 0 हो तो gh इक्वल टू g होगा। जनरल रिजल्ट आ गया ना, जैसे जैसे h इंक्रीज होगा gh रिड्यूस होगा। इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो अगर h की वैल्यू को अर्थ की रेडियस के हाफ के इक्वल कर दो, है ना, तो gh 0 आ जाएगा। अगर h की वैल्यू आप लिख दें re/2, h की वैल्यू re/2, अगर h की वैल्यू कह दें re/2 तो gh कितना मिलेगा 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में भी तो देखो, जैसे ही h के प्लेस पर क्या लिखेंगे re/2 तो 1 माइनस 1 0 आएगा ना ब्रैकेट, समझ में, मतलब ऑलमोस्ट अगर अर्थ की रेडियस के हाफ हाइट तक आप पहुंच जाए तो आप वेटलेस फील करने लग जाए इस फॉर्मूले के, सही बात है, वेटलेस फील करने लग जाए। चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एट व्हाट हाइट, एट एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम क्लास करेंगे, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस
the earth surface. The gravitational acceleration reduced to half. The gravitational acceleration reduced to half of its maximum value. Reduced to half of its maximum value. तो g की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है? सरफेस पर 9.8। और आपसे पूछ रहे हैं एट व्हाट हाइट, h बताओ, वो h बताओ जहां पर g की वैल्यू हाफ हो जाए। कहां से? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। g की वैल्यू उस हाइट पर हाफ हो जाए तो कैपिटल h क्या होगा? क्वेश्चन डाइजेस्ट हो गया ना? h बताना है। h at what height the gravitational acceleration reduced to half of its maximum value। तो आपको गिवन क्या है ये बताओ मुझे। क्वेश्चन में गिवन क्या है? h पता करना है, ये तो ठीक है। गिवन क्या है? gh गिवन है कितना? 4.9। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसे बोलो, आपको गिवन है gh equal to g/2। दिस इज गिवन। gh equal to g/2। g है वो मैक्सिमम वैल्यू अर्थ के सरफेस पर, तो एक तो ये गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं। और तो पूछा है, बताइए h क्या होगा? h क्या होगा? तो फॉर्मूला आपके सामने है, स्टार लगा हुआ जो फॉर्मूला है, इसमें gh के प्लेस पर g/2 लिख दो और h पता करो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से कितना हाइट पर g हाफ हो जाए? इस रिजल्ट का इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसको ज्यादा यूजफुल माना जाता है स्मॉल हाइट्स के लिए। ओके, g/2 g ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन i। देखो वैल्यू पुट कर दी मैंने फॉर्मूले में, gh के प्लेस पर g/2, यही तो गिवन है। g से g कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो क्या है? ट्रांसफर करें इधर उधर, ट्रांसफर करते हैं ना इधर, तो नेगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं। 2h अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ठीक है, इसका मतलब h अपॉन r इक्वल टू 2h अपॉन r इक्वल टू हाफ। 1 माइनस हाफ हाफ। So h equal to re by 4। बिल्कुल सही, h equal to re by 4। अब re क्या होता है? 6400 किलोमीटर बाय 4, 1600 किलोमीटर। h equal to 1600 किलोमीटर। मैंने डिवाइड सही किया ना? 6400 तो 1600 किलोमीटर। बहुत ज्यादा हाइट है। अगर इतनी हाइट पर जाओगे तब ऑलमोस्ट g की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अर्थ की सरफेस पर तो आपको पता ही नहीं पड़ेगी, बट ये हाइट बहुत ज्यादा है, तो हाइट अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल है। वहां पर बहुत मतलब ऑलमोस्ट हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं इतनी हाइट पर। बट जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं ना, वो वेटलेसनेस फील करते हैं इससे भी ज्यादा हाइट पर। बिल्कुल चलते हैं। इस चैप्टर में आपको सैटेलाइट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ भाई, घर पर सभी ने बताइए एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है ना? आज आवाज नहीं आई। अभी कर लिया क्या? यस सर। आज पक्का सोच कर बैठे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं।
वो यहाँ तक कर लिया, इसके आगे करते हैं। ओके